गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बच्चा आवाज आ रही मेरी? एम आई ऑडिबल? एम आई विजिबल? बताओ बच्चा, जल्दी बताओ, मेरी आवाज आ रही है क्या? मैं दिखाई दे रहा हूं आपको? बोलिए सर, जल्दी बोलिए बेटा। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही क्या? मैं दिखाई दे रहा हूं आप लोगों को? सलीम, हिंदी में बोलूंगा, टेंशन नहीं मेरे भाई। चलिए, आपको मेरी आवाज आ रही है? हमने टॉपिक जो स्टार्ट कर रखा है वो ऊष्मा गतिकी, हीट है। कल थोड़ा सा टॉपिक हमने किया था, आज उससे थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। उससे थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। बच्चा ध्यान रखिएगा, हमारा मोटिव पढ़ने का है ना, तो मैं उसके ऊपर ज्यादा फोकस करूंगा। तो आप अपनी पढ़ाई को देखिएगा, कोई चीज आपको लगे कि बढ़िया है, अच्छी है, उसको नोट कर लेना। और अगर आपको आता है तो मेरे साथ रिवाइज जरूर कर लीजिए, मेरे साथ रिवाइज जरूर कर लीजिए। कल हमने जो टॉपिक किया था उसके अंदर हमने हीट, ऊष्मा, टेम्परेचर, ताप, तापीय स्केल, कुछ ऐसी चीजें पढ़ी थी। और लास्ट में दो टर्म्स पढ़े थे। एक परम शून्य ताप था जिसको एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोलते हैं, और एक त्रिक बिंदु पढ़ा था, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ऐसा ही कुछ पढ़ा था। फिर थोड़े से क्वेश्चन करे थे। आज भी छोटी सी हेडिंग स्टार्ट कर रहा हूं और उसके बाद मैं क्वेश्चंस के ऊपर फोकस कर जाऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा। आज जब हम स्टार्ट करेंगे तो पहली टर्म जो हमें पता होनी चाहिए सर, उसे हम लोग कहते हैं हीट कैपेसिटी। अपनी कॉपी में या अपने दिमाग में रख सकते हैं हीट कैपेसिटी। इसको आप लोग कहते हैं ऊष्मा धारिता। इसको आप लोग कहते हैं ऊष्मा धारिता, हीट कैपेसिटी। इसको आप चाहो तो खाली क्यू, क्योंकि ऊष्मा को हीट बोलते हैं तो क्यू से लिख सकते हो, नहीं तो चिन्ह आपकी इच्छा है, आप कैपिटल सी भी लगा सकते हो कैपेसिटी के लिए। आप क्यू लिखिए, सी लिखिए, वो आपकी मर्जी है। वो आपने देखना है कि आपको किससे ध्यान होता है। हमें यह पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब क्या होता है हीट कैपेसिटी का, कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड। आपको कितनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी, ध्यान से सुनिएगा। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ गिवन बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन। 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन, इतना अगर आपने ताप को बढ़ाना है किसी वस्तु के, तो उसको कितनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी, उसे बच्चा लोग आप कहते हैं ऊष्मा धारिता। उसे आप लोग कहते हैं ऊष्मा धारिता। पूरी ऊर्जा, पूरी वस्तु, अगर यह पेन एक वस्तु है तो इस पेन के ताप को 1 डिग्री, चाहे सेल्सियस हो चाहे केल्विन, अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो जितनी ऊष्मा, जितनी हीट की जरूरत पड़ेगी, उसे हम लोग इंग्लिश में हीट कैपेसिटी और हिंदी में ऊष्मा धारिता बोलते हैं। और इसको लिखता हूं तो मैं अगर Q से लिख रहा हूं तो मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा M इंटू सी। मैं इसका सूत्र लिखूंगा Q बराबर में M इंटू सी। और अगर बच्चा लोग आप कैपिटल सी लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, क्योंकि ये तो स्मॉल सी है। अब इसमें ये M क्या होता है? इसे कहते हैं मास ऑफ द बॉडी। इसे आप लोग कहते हैं मास ऑफ द बॉडी, यानी कि वस्तु का द्रव्यमान। और इस C को ध्यान से सुनिएगा, इस C को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी कि विशिष्ट ऊष्मा धारिता। आप लोग ऐसा ही कुछ कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, विशिष्ट ऊष्मा धारिता। क्या इतना याद रहेगा हमको? अगर इतना याद रहेगा कि एक बॉडी, एक वस्तु को 1 डिग्री सेल्सियस या केल्विन से, 1 डिग्री सेल्सियस या केल्विन से उसके टेम्परेचर को, ताप को अगर मुझे इंक्रीज बढ़ाना है, तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, ऊष्मा की जो आवश्यकता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? हीट कैपेसिटी इंग्लिश में, ऊष्मा धारिता हिंदी में। इतना याद रखना। अगर इतना याद रखोगे तो इसके साथ एक टर्म और है यहां पे, जिसे मैंने लिखा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी।
जिसको मैंने लिखा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हिंदी में बेटा हम लोग इसको कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा धारिता, विशिष्ट ऊष्मा धारिता। अब इसके साथ इसको और डिफाइन कर रहा हूं, इसको परिभाषित कर रहा हूं ताकि दोनों को जोड़कर कुछ चीजें आपसे पूछ सकूं। दोनों को जोड़ूंगा मैं, ध्यान से देखिएगा। विशिष्ट ऊष्मा धारिता स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को आप लोग क्या बोलते हैं कि यूनिट मास, यूनिट मास यानी कि इकाई द्रव्यमान। अगर आप किसी पदार्थ का, किसी वस्तु का, किसी बॉडी का, अगर आप कोई बॉडी लेते हैं और उसका मास आपका यूनिट है, यूनिट मास मतलब 1 केजी, 1 ग्राम, कुछ भी लिख लो सर। अगर आप किसी बॉडी को लेते हैं और उसका मास, उसका द्रव्यमान इकाई है, यूनिट है, तो उसके टेम्परेचर को, उसके ताप को अगर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाना है, उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाना है, तो जो ऊर्जा, जो हमको हीट एनर्जी चाहिए, ऊष्मा की आवश्यकता होगी, उसे आप लोग कहते हैं क्या चीज? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, विशिष्ट ऊष्मा धारिता। उसे आप लोग कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, विशिष्ट ऊष्मा धारिता। इज इट क्लियर? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर वस्तु पूरी है, टोटल बॉडी है, तो हम लोग लेंगे ऊष्मा धारिता, हीट कैपेसिटी। और अगर इकाई द्रव्यमान है, यूनिट मास है, तो हम लोग क्या लेंगे? विशिष्ट ऊष्मा धारिता, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इतना याद रखिएगा। और इसके लिए एक फॉर्मूला और याद रखिए कि Q बराबर में M इंटू सी इंटू में डेल्टा टी। ये फॉर्मूला एक और अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं या दिमाग में। ये बेसिक फॉर्मूला होता है, सबसे सरल सूत्र, कि Q बराबर में हमारे पास MC डेल्टा टी होता है। वो बाद में पढ़ेंगे कि C कितना होता है, कैसे होता है। अभी सिर्फ इतना लिखिए। और अगर इतना लिखते हैं तो यहां से स्मॉल c का जो सूत्र फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? Q अपॉन में क्या लिखेंगे मेरे बच्चे? M इंटू में डेल्टा टी, M इंटू में डेल्टा टी। ऐसा ही कुछ लिखेंगे सर, ऐसा ही कुछ लिखेंगे। और अगर ऐसा कुछ लिखेंगे तो इसका मात्रक, इसकी यूनिट जो है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं जूल, क्योंकि इसका ऐसा ही मात्रक जूल होता है, जूल प्रति किलोग्राम पर केजी। और साथ में ये डिग्री टेम्परेचर है, तो इसको मैं लिखूंगा पर केल्विन, इसको लिखूंगा मैं पर केल्विन। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अगर ये SI है तो आप इसके लिए CGS मात्रक, CGS यूनिट भी याद कर सकते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? जूल की जगह बेटा कैलोरी, केजी की जगह ग्राम, और केल्विन की जगह डिग्री सेल्सियस। इतना सिर्फ याद रखना है। CGS मात्रक, CGS यूनिट की बात आएगी तो आप लोग इसको याद रखेंगे, और SI की आएगी तो आप इसको याद रखेंगे। अगर इतना ध्यान हो जाए तो मैं आगे की तरफ चलूं। लिख लीजिए अगर कुछ काम की चीज है तो। बताएं सर, जल्दी बताएं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? आप बताएंगे तो मैं आगे चल सकता हूं बेटा। जल्दी बोलो सर। रजत, पूरी स्क्रीन नहीं दिख रही। बच्चा दिख रही होगी बेटा, देखो। नाउ इट विल बी क्लियर। अरविंद देखो बच्चा। अभिषेक एक बार रिवाइज कर दूं। चलिए 2-3 मिनट में वापस रिवाइज कर रहा हूं कि आज पहली हेडिंग, जो पहली टर्म हमको पता होनी चाहिए, वो है हीट कैपेसिटी, ऊष्मा धारिता। ये पूरी वस्तु को, अगर पूरी बॉडी है और उसके टेम्परेचर को, उसके ताप को आप 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस से, अगर पूरी बॉडी के टेम्परेचर को 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस से आप बढ़ाते हैं या बढ़ाना चाहते हैं, you have to increase the temperature of the body by 1 Kelvin or 1 degree Celsius, then amount of heat energy required, जो ऊष्मा की आवश्यकता होगी, उसे हम लोग कहते हैं हीट कैपेसिटी, उसे हम लोग कहते हैं ऊष्मा धारिता। पर अगर मेरे पास पूरी वस्तु नहीं है, if I am not having the full body and I am having a unit mass, मेरे पास इकाई द्रव्यमान है और मुझे उसका ताप, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या केल्विन बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो उस समय जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी, जो ऊष्मा की आवश्यकता होगी,
उसे आप लोग कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, विशिष्ट ऊष्माधारिता। उसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, विशिष्ट ऊष्माधारिता। हीट कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी के लिए फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, इसमें जो ये स्मॉल सी होता है इसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और आप बच्चों से मैंने कहा कि एक फॉर्मूला और नोट कर लेना, जिसको हम लोग लिखते हैं Q बराबर में M इंटू सी इंटू में डेल्टा टी। क्या लिखते हैं बेटा? M इंटू में C इंटू में डेल्टा टी। अगर ये आप लोगों ने लिख लिया है तो इसके साथ कैसा क्वेश्चन जुड़ सकता है उसके ऊपर बात कर रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, आप ही बच्चों ने मुझे बताना है, आप ही बच्चों ने मुझे बताना है। तो सर सामने देखिएगा ध्यान से, कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मान लीजिए कि मेरे पास दो वस्तुएं हैं, एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है। ध्यान से सुनना, दोनों का मटेरियल सेम है, दोनों का मटेरियल सेम है, पदार्थ जो है वो समान है। ठंडे दिमाग से देखना, पर ए जो है उसकी जो त्रिज्या है आर ए, वो इसकी त्रिज्या वस्तु बी की त्रिज्या से दुगनी है, ट्वाइस है। दोबारा सुन लो, दो वस्तुएं हैं, दो बॉडीज हैं, गोले के रूप में हैं, स्फीयर के फॉर्म में हैं, उनका मटेरियल सेम है, पदार्थ समान है, पर पहले वाले का जो रेडियस है, त्रिज्या, वो दूसरे से दुगना है। आपने मुझे सिर्फ यह बताना है कि हीट कैपेसिटी किसका? ए का, अपॉन में हीट कैपेसिटी किसका? बी का, क्या होगा? दोनों की ऊष्माधारिता का अनुपात, दोनों की हीट कैपेसिटी का रेशो। 30 सेकंड देता हूं मैं आपको, प्लीज ट्राई करें और मुझे बताएं। फास्ट मेरे भाई। पुष्पेंद्र हिंदी में ही बोला बेटा मैंने, अगर ध्यान से सुनो। दो गोले दे रखे हैं, दोनों की त्रिज्याओं में आपको डिफरेंस है कि पहले की त्रिज्या दूसरे से दुगनी है, पहले की त्रिज्या दूसरे से दुगनी है, पदार्थ समान है। आपको उनकी ऊष्माधारिता का अनुपात निकालना है, हीट कैपेसिटी का रेशो निकालना है। हीट कैपेसिटी का हर्ष चौधरी 1:2 हो सकता है, मेरा बच्चा 1:2 हो, अवनीश का भी 1:2, अरविंद का भी 1:2। वन इज टू 8। कृष्ण शायद आपका आंसर सही है मेरे बच्चे, ध्यान से देखना बेटा, क्योंकि क्वेश्चन बढ़िया है, आपको अच्छा लगे तो अपनी कॉपी में नोट कर लेना। हमने पढ़ा था ऊष्माधारिता, जो आपकी हीट कैपेसिटी होती है उसका सूत्र होता है M इंटू सी, उसका सूत्र, उसका फॉर्मूला M इंटू सी होता है। तो क्या मैं लिख सकता हूं Q1 अपॉन में Q2 इक्वल टू M1 C1 अपॉन में M2 C2? लिख सकता हूं ना बेटा? और अगर लिख सकता हूं और पदार्थ समान है, मटेरियल सेम है, तो इसका मतलब C1 और C2 बराबर, C1 और C2 बराबर, क्योंकि विशिष्ट ऊष्माधारिता तो पदार्थ पे निर्भर करती है, मटेरियल पे डिपेंड करती है। लिख लेना, अपनी कॉपी में यह भी उतार लेना, काम आएगा। अगर पदार्थ समान है, मटेरियल सेम है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, विशिष्ट ऊष्माधारिता समान होती है, तो वो दोनों कट गए। अब क्या बचा? M बचा, पर M तो दे नहीं रखा मुझको। मुझे पता है कि M जो होता है वो होता है आयतन गुणा में घनत्व। जो द्रव्यमान होता है वो आयतन गुणा में घनत्व, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो V1 ρ1 अपॉन में V2 ρ2 लिख सकता हूं, V1 ρ1 अपॉन में V2 ρ2 लिख सकता हूं। यहां से ये भी कट गया, क्यों? क्योंकि आपका मटेरियल सेम था, पदार्थ समान है, तो घनत्व डेंसिटी भी सेम होगी। पदार्थ समान है, मटेरियल सेम है, तो डेंसिटी भी सेम आ गई। अब रह गया V1 अपॉन V2, और गोले का आयतन, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है बेटा? वो होता है 4/3 पाई R1 क्यूब अपॉन में 4/3 पाई R2 का क्यूब। ये 4/3 पाई कट गया, तो हमारे पास R1 अपॉन R2, और R1 जो है मतलब RA, वो इसका दुगना है। तो क्या मैं इसको 2RB का क्यूब और नीचे खाली RB का क्यूब लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ना बेटा ये मैं? और अगर ये लिख सकता हूं तो 2 का क्यूब कितना? 8,
आर बी का क्यूब और ये मेरे पास आया आर बी का क्यूब, कैंसल हो गया, तो आंसर कितना आया 8:1। आंसर कितना आया 8:1। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इसका मतलब वस्तु जितनी बड़ी होती जाएगी, बॉडी जितनी लार्ज होगी, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए हमको एनर्जी, ऊर्जा उतनी ज्यादा चाहिए। यह बेसिक चीज है जो आपको याद रखनी है। वस्तु जितनी बड़ी होती है उसके ताप को बढ़ाने के लिए उतनी ही ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ग्रेटर द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड। यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। इस पॉइंट को अपने दिमाग में रख लेना। क्या यह क्लियर है? बताओ बच्चा जी, इज इट क्लियर? आर यू गेटिंग इट? चलिए मेरा बच्चा, बढ़िया सर। अगर आपने यह कर लिया, 8:1 आपका आ गया। अगर यह आ गया, क्वेश्चन अच्छा लगे तो अपनी कॉपी में नोट करना, और अगर कर लिया तो एक छोटा सा क्वेश्चन और इसके ऊपर, एक छोटा सा क्वेश्चन और। मोस्टली बच्चों ने ऐसा क्वेश्चन कर रखा है, मोस्टली बच्चों ने ऐसा क्वेश्चन कर रखा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर मैं आपसे कहूं कि 20 किलोग्राम की एक बॉडी है, एक वस्तु है 20 किलोग्राम का, और उसके टेम्परेचर को, उसके ताप को 30 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस, उसके टेम्परेचर को 30 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस करने में हमको 300 जूल एनर्जी, 300 जूल ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। तो बताओ उसकी ऊष्मा धारिता कितनी है? उसकी ऊष्मा धारिता, हीट कैपेसिटी कितनी है? फिर से बच्चों के पास 30 सेकेंड्स। फास्ट करिए ताकि मैं आगे बढ़ूं, फास्ट करिए ताकि मैं आगे बढ़ूं। एक बॉडी, एक वस्तु 20 किलोग्राम की, 20 केजी की, उसके टेम्परेचर, उसके ताप को 30 डिग्री, 30 डिग्री से 45 डिग्री, 45 डिग्री हमने करा है, तो हमें ऊर्जा, एनर्जी लगी 300 जूल, 300 जूल। आप बताइए उसकी हीट कैपेसिटी, ऊष्मा धारिता कितनी है? फास्ट मेरा भाई, फास्ट। सोनू वर्मा 1 नहीं मेरा बच्चा, 1 नहीं है। आकाश 20 हो सकता है मेरे बच्चे 20 हो। आदित्य 1 नहीं होगा बेटा। 1 क्या? पहले तो यूनिट लिखो, शायद कल वाली बात आप ध्यान नहीं रख रहे। संजीत 1 क्या है मेरे बच्चे? 1 के आगे यूनिट लिखो, 20 जूल। यतेंद्र यूनिट लिखा, बढ़िया मेरे बच्चे। और कोई भाई? बच्चों का आंसर 1 आ रहा है। 1 क्या चीज है? 15 आ रहा है अंकित का। चलिए सर मैं करता हूं क्वेश्चन। हेमंत का आंसर 90। कोई बात नहीं, सामने देखिए, कोई नहीं, गलती करेंगे तभी तो सीखेंगे। ध्यान से सुनो, क्या निकालना है? ऊष्मा धारिता, हीट कैपेसिटी। क्या बोला था मैंने? पूरी वस्तु के लिए, टोटल बॉडी के लिए। तो इसका तो काम ही नहीं है भाई, इसका तो काम ही नहीं है, क्योंकि वस्तु में चाहे वो 20 हो चाहे 200 हो, उसका तो कोई यूज ही नहीं है। तो इस भाई ने काम नहीं करना। काम कौन करेगा? काम करेगा चेंज इन टेम्परेचर। कितना ताप में परिवर्तन? ओरल करो अपने दिमाग में। 30 से 45 कितना परिवर्तन हुआ? कितना चेंज हुआ? 15। उस 15 डिग्री के चेंज के परिवर्तन के लिए कितनी ऊर्जा, कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ी? कितनी? 300। यानी कि 15 डिग्री के लिए मुझको 300 की जरूरत पड़ी। और ऊष्मा धारिता 1 डिग्री के लिए होता है, तो 1 डिग्री के लिए मैथ्स आपका मुझसे बेहतर है, तो इसको काटोगे तो कितना आएगा बेटा? कितना आएगा? आंसर आएगा 20 जूल, 20 जूल। जो आपका आंसर है, यू विल बी गेटिंग 20 जूल। इज इट क्लियर? आपका आंसर आएगा 20 जूल। नहीं मेरा बच्चा, 600 नहीं आएगा, 20 जूल आएगा। मास को नहीं यूज करना, आपने द्रव्यमान इस्तेमाल नहीं करना है बेटा। द्रव्यमान इस्तेमाल कर लिया तो खेल वहीं खत्म हो गया, क्योंकि द्रव्यमान तो तब करूंगा इस्तेमाल अगर मैं आपसे विशिष्ट ऊष्मा धारिता, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पूछता। मैं तो ऊष्मा धारिता, हीट कैपेसिटी पूछ रहा हूं, इसीलिए उसका कोई यूज नहीं है, कोई रोल नहीं है। अगर क्लियर है, क्वेश्चन अच्छा लगा तो मैं आगे की तरफ चलूं, तो मैं आगे की तरफ चलूं, चल सकता हूं बेटा। अगर मैं आगे की तरफ चलता हूं तो इसके साथ नेक्स्ट,
हमने टर्म पढ़ी थी अभी विशिष्ट ऊष्माधारिता, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठंडे दिमाग से सुनना, कुछ चीजें बोल रहा हूं साथ साथ। हमने बोली थी अभी एक टर्म पढ़ी थी हमने, कौन सी टर्म पढ़ी थी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आप बच्चा लोग इसको कहते हो विशिष्ट ऊष्माधारिता, ऐसा ही कुछ कहते हैं ना सर। और अगर आप इसको कहते हो तो हम इसमें यह भी पढ़ते हैं कि विशिष्ट ऊष्माधारिता जिस पदार्थ की, जिस सब्सटेंस की बहुत ज्यादा या सबसे ज्यादा होती है, वो कौन सा पदार्थ है, कौन सा सब्सटेंस है सर? वो उसको हम लिखते हैं H2O। क्या होता है सर H2O? हिंदी में जल और अंग्रेजी में वाटर। हिंदी में जल और अंग्रेजी में वाटर, यही तो आपने पढ़ा होगा। यही तो पढ़ा है कि जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता ज्यादा होती है, पढ़ा है ना सर आपने। और यह भी पढ़ा होगा कि ऊष्माधारिता ज्यादा होने के कारण हम इसको कई जगह इस्तेमाल करते हैं। हम वाटर को कई जगह यूज करते हैं, जैसे गाड़ी के अंदर एज अ कूलेंट। आप जो गाड़ी चलाते हैं, व्हीकल चलाते हैं, उसमें कूलेंट की जगह हम पानी का इस्तेमाल, पानी को यानी कि वाटर को यूज कर सकते हैं ना सर। अगर हम कर सकते हैं तो क्यों कर सकते हैं? पेपर में यह पूछते हैं, पेपर में यह पूछते हैं। तो बताओ मुझे इसका आंसर कि वाटर को एज अ कूलेंट, जल को हम शीतलक के रूप में क्यों इस्तेमाल कर सकते हैं? वाटर को हम क्यों इस्तेमाल कर सकते हैं? अभी बता रहा हूं मेरा बच्चा, टेम्परेचर रेंज नहीं बताई, अभी सिर्फ यह पूछ रहा हूं क्यों इस्तेमाल कर सकते हैं। जल्दी बोलो, मुझे आंसर चाहिए आपका। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बच्चों ने अभी टेम्परेचर रेंज लिख के दिया है, बढ़िया। हम इसको इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है, अधिकतम होती है। इसीलिए ये ज्यादा ऊष्मा को, ज्यादा हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, अवशोषित कर सकता है। इसीलिए इसको कूलेंट, शीतलक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। दैट इज वाई वाटर इज बीइंग यूज्ड। इज इट क्लियर? और जो बच्चे वहां पे लिख रहे हो बच्चा, वो है सर वो टेम्परेचर, वो ताप या वो ताप का परास, रेंज, जिसमें हम इसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को निकालते हैं। और वो होता है 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस। और जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, आप बच्चों को पता है, पर एक बार लिख रहा हूं, देखना चाहें तो लिख सकते हैं, 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, यही होता है सर। और अगर मैं इसको ग्राम में लिखूं तो 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन लिख सकता हूं बेटा, 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन लिख सकता हूं। और हमें पता है कि 4.2 जो है वो यांत्रिकी तुल्यांक, मैकेनिकल इक्विवेलेंट होता है। तो मैं इसी चीज को क्या ये भी लिख सकता हूं 1000 कैलोरी पर किलोग्राम पर केल्विन, या मैं इसको 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन लिख सकता हूं बेटा? लिख सकता हूं ना? अगर बच्चों को पता है बहुत बढ़िया, नहीं पता कॉपी में लिखो। अगर पता है बहुत अच्छे, नहीं पता है तो उसको कॉपी में लिखिए, नहीं तो अगला क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे हम, नहीं तो अगला क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे। अगर ये क्लियर है तो इसके बाद मैं अगली चीज इसके साथ जोड़ूं सर। अगर ये क्लियर है तो मैं इसके साथ अगली चीज जोड़ूं बेटा। क्या मैं अगली चीज जोड़ सकता हूं? तो जोड़ रहा हूं मैं कि विशिष्ट ऊष्माधारिता, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर आपने कर लिया तो इसके साथ अगली चीज जो मैं जोड़ूंगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। अपनी कॉपी में इसी ऑर्डर में लिखना, अपनी कॉपी में इसी ऑर्डर में लिखना और ऐसे ही याद करके जाना एग्जाम में, आपको थोड़ी आसानी मिलेगी। तब जाके सब चीजों को जोड़ेंगे बीच में। इज इट क्लियर? अगर विशिष्ट ऊष्माधारिता आपने कर लिया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कर लिया, तो अगली हेडिंग अपनी कॉपी में लिखिए गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। क्लियर मेरा बच्चा? अगर हेडिंग लिख लिया
तो कोई बच्चा मुझे कमेंट में बताएगा कि लेटेंट हीट गुप्त ऊष्मा क्या होती है सर? लेटेंट हीट गुप्त ऊष्मा क्या होती है? बताएं सर, जल्दी बताएं, बोलो बच्चा। जल्दी बोलिए, जल्दी। गीतम, आपने सूत्र लिखा है, फॉर्मूला लिखा है, चलिए बढ़िया है। मैं आपको बताता हूं सर कि लेटेंट हीट गुप्त ऊष्मा क्या होती है। लेटेंट हीट गुप्त ऊष्मा क्या होती है? अगर आप किसी सब्सटेंस को, ध्यान से सुनिए, अगर आप किसी सब्सटेंस के स्टेट को चेंज करते हैं, सब्सटेंस के स्टेट को चेंज करते हैं विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, विदाउट चेंज इन टेम्परेचर आपने पढ़ा हुआ है, तो जो हीट एनर्जी चाहिए, जो हीट एनर्जी चाहिए उसे हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट, उसे हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट। अगर आप किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन करना चाहते हैं पर उसके ताप में परिवर्तन ना किया जाए, उसके ताप में परिवर्तन ना किया जाए, तो जो ऊष्मा, जो आपको ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है उसे हम लोग कहते हैं गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट, उसे कहते हैं गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। और इसके लिए आप लोगों ने सूत्र पढ़ रखा है Q बराबर में ml, इसके लिए सूत्र पढ़ रखा है Q बराबर में ml, पढ़ा हुआ है सर। इसमें m होता है द्रव्यमान यानी कि मास, इसे कहते हैं गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट, और Q होती है कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी या टोटल हीट एनर्जी। इज इट क्लियर? अगर ये क्लियर है तो इसके साथ आगे जा रहा हूं बच्चा, इसके साथ आगे जा रहा हूं। क्या लिखा था मैंने लिखा Q बराबर में ml, मैंने लिखा Q बराबर में ml, और इस L को हम लोग क्या बोल रहे हैं? इस L को हम लोगों ने बोला लेटेंट हीट यानी कि गुप्त ऊष्मा, इसको हमने बोला लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। आपको क्या याद रखना है एग्जाम के लिए कि जो ये लेटेंट हीट है, गुप्त ऊष्मा, ये दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक होती है फ्यूजन की, एक होती है फ्यूजन की, और एक होती है वेपोराइजेशन की। एक होती है फ्यूजन की, एक होती है वेपोराइजेशन की। हिंदी में बोल रहा हूं कि जो गुप्त ऊष्मा है वो दो प्रकार की होती है। एक तब जब आप किसी ठोस को, किसी सॉलिड को द्रव में परिवर्तित करें या द्रव को ठोस में परिवर्तित करें, पर ताप, टेम्परेचर में परिवर्तन नहीं होगा। और दूसरा होता है वाष्पन, दूसरा होता है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? जब द्रव से, जब लिक्विड स्टेट से आप गैसीय अवस्था में, गैस में यानी कि भाप में या वाष्प में, जो मर्जी लिखिए, अगर द्रव से गैसीय अवस्था में जाते हैं, लिक्विड से गैसीय स्टेट में जाते हैं, पर टेम्परेचर चेंज नहीं होता, तो उसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। और हमें इनके अंदर दोनों के लिए कुछ मान याद रखने हैं, कुछ वैल्यू याद रखनी है। किसके लिए? जल के लिए, वाटर के लिए। और जल के लिए फ्यूजन, जब ठोस से द्रव, बर्फ से पानी या पानी से बर्फ बनती है, तो इसका मान क्या होता है? इसका मान होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। इसका मान, इसकी वैल्यू होती है 80 कैलोरी पर ग्राम। 80 कैलोरी ऊर्जा, 80 कैलोरी एनर्जी आपको चाहिए। अगर आप 1 ग्राम बर्फ को पानी में परिवर्तित करते हो, वाटर में चेंज करते हो, पर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, ताप में परिवर्तन नहीं होगा। और अगर मैं पानी से उसको भाप बनाता हूं, यानी कि मैं वाटर से उसको वेपर में लेकर आता हूं, तो तब मेरे पास L की वैल्यू होती है 540, लगभग ऑलमोस्ट, कैलोरी पर ग्राम। 540 कैलोरी पर ग्राम, इतनी एनर्जी की आपको जरूरत पड़ती है, इतनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है।
दोनों मान आपको ध्यान होने चाहिए। अगर ये आपको ध्यान है तो क्या मैं इसके ऊपर किसी क्वेश्चन को पुट करूं सर? इसके ऊपर किसी क्वेश्चन को पुट करूं? और अगर मैं क्वेश्चन को पुट करता हूं तो आपके लिए पहला क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, बहुत सारे टीचर्स ने आपको करवाया है, पर एक बार मेरे साथ भी करके देखिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 ग्राम आइस है, 1 ग्राम बर्फ है जो 0 डिग्री सेल्सियस पर है, जो 0 डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस पर है, और आपने इसको 1 ग्राम वेपर, 1 ग्राम भाप वाष्प में परिवर्तित करना है, चेंज करना है। कितने टेम्परेचर पे? 100 डिग्री पे। कितने टेम्परेचर पे? 100 डिग्री पे। तो बताइए कि कितनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको चाहिए? यू हैव टू टेल मी, प्लीज बताएं। यू हैव टू टेल मी, बताएं सर, बोलो बच्चा। अगर 1 ग्राम आपके पास बर्फ है 0 डिग्री सेल्सियस और आप उसको 1 ग्राम भाप में 100 डिग्री सेल्सियस पर चेंज करते हैं तो कितनी एनर्जी, कितनी ऊर्जा की आवश्यकता? गीतम, आपका आंसर आ गया, बढ़िया मेरे बच्चे, बढ़िया सर। 720 कैलोरी बच्चा लोग बता रहे हैं। मैं सामने की तरफ कर रहा हूं, एक बार चेक करिए, अगर कहीं गलती हो तो प्लीज बताइएगा। ध्यान से देखना कि अगर मैं इस प्रश्न को करने की कोशिश करूं तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले बर्फ को, आइस को पहले मैं गलाऊंगा, किसमें? जल में, वाटर में। इसका ताप कितना? 0 डिग्री। जब गलेगा तो ये भी 0 डिग्री 0। इसके बाद इस जल को मैं जल में ही रखूंगा, पानी में ही रखूंगा, पर टेम्परेचर कितना? 100 डिग्री। और उसके बाद इसको उबलते हुए छोड़ दूंगा तो ये वेपर भाप में परिवर्तित होगा। और अब टेम्परेचर कितना? 100 डिग्री। अब टेम्परेचर कितना? 100 डिग्री। अगर ध्यान से देखो तो यहां पर आपके ताप का परिवर्तन 0, टेम्परेचर का चेंज 0, और जब टेम्परेचर का चेंज 0 होता है, ताप का परिवर्तन 0 होता है, तो यहां पर जो ऊर्जा लगती है, जो एनर्जी लगती है, उसको अंग्रेजी में लेटेंट हीट और हिंदी में क्या कहते हो बेटा? गुप्त ऊष्मा। ऐसे ही कुछ कहते हैं सर। अगर ये गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट है, तो यहां पर डेल्टा टी कितना है? यहां पर 100 है, यहां पर 100 है, और यहां कितना है? यहां पर फिर से 0 है, यहां पर फिर से 0 है। तो कितनी प्रक्रिया हुई, कितने प्रोसेस? 1 2 और बच्चा जी यहां पर कितना? 3। 1 2 3 हुआ। तीनों को हल करता हूं मैं यहां पे। पहले वाले के लिए Q1 फॉर्मूला क्या? ml। तो 1 इंटू बर्फ के लिए क्या लिखा था मैंने? 80। तो 1 इंटू 80, तो ये 80 कैलोरी आ गया। Q2 निकालूंगा तो ताप में परिवर्तन, टेम्परेचर में चेंज। तो बेटा मैं इसको mc डेल्टा टी लिखूं, mc डेल्टा टी लिखूं। ग्राम में द्रव्यमान है, कैलोरी में मात्रक ले रहा हूं, तो c का मान, c की वैल्यू 1 होगी। तो ये आ जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 100। तो बेटा कितना आंसर आ गया? 100 कैलोरी। कितना आ गया? 100 कैलोरी। और तीसरा जो है, पानी को उबालना है, उसको भाप बनानी है, तो Q3 कितना आएगा? फिर से ml। तो 1 इंटू में 540, कितना आया बेटा? 540 कैलोरी। 540 कैलोरी। तीनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो आंसर कितना आएगा, जो बच्चा लोग पहले ही निकाल चुके हैं? 720 कैलोरी। अधिकतर बच्चों ने 720 निकाला है, बढ़िया है। एक भाई का 620, जाट बॉय भाई कहीं पे गलती है, चेक करो बच्चा। लवकुश 720 को 730 लिख दिया बेटा, ठीक करो उसको। 720 को 730 लिख दिया, उसको ठीक कर लीजिए। अगर ये लिख लिया तो क्या मैं थोड़ा सा आगे चलूं? क्या मैं थोड़ा सा आगे चलूं सर? अगर मैं आगे चलता हूं तो ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट चीज, अगली चीज इसके साथ जो जोड़ूंगा उसे हम लोग कहते हैं मिश्रण। क्या कहते हैं? मिश्रण, मिक्सचर। अगली चीज जो मैं जोड़ूंगा वो है मिश्रण, मिक्सचर। और इस चैप्टर में मिश्रण या मिक्सचर केमिस्ट्री का टॉपिक तो नहीं है, जो मैं मिक्सचर पढ़ाऊंगा आपको। तो इस टॉपिक में, इस पाठ में मिश्रण मिक्सचर का क्या काम,
इसका मतलब होता है कि जब आप दो चीजों को, दो सब्सटेंसेस को जिनके ताप, जिनके टेम्परेचर डिफरेंट हैं, भिन्न हैं, उनको मिलाओ और मिलाने के बाद आप एक मिश्रण, एक मिक्सचर तैयार करो जिसका टेम्परेचर गर्म वाले से थोड़ा कम और ठंडे वाले से थोड़ा ज्यादा होगा, तो वो हमारे लिए मिश्रण हो जाएगा, वो हमारे लिए मिक्सचर हो जाएगा। क्लियर है बच्चा? इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो ध्यान से देखना, आप बच्चों ने बताना है कि अगर मेरे पास एक वस्तु है बॉडी ए, एक वस्तु है बॉडी बी, ध्यान से देखिएगा, इसका द्रव्यमान है m1, इसका द्रव्यमान m2, इसकी विशिष्ट ऊष्मा धारिता C1, इसकी विशिष्ट ऊष्मा धारिता C2, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी A इज C1 एंड दैट ऑफ बॉडी B इज C2, इसका ताप, इसका टेम्परेचर T1, इसका ताप, इसका टेम्परेचर T2। सर बच्चे आप लोग मेरे सामने होते तो मैं आपसे पूछ लेता, पर अभी आपको सॉरी इसके लिए, मैं अपनी तरफ से क्या मान सकता हूं कि एक टेम्परेचर, एक ताप को बड़ा रख लेता हूं बेटा, तो मैं अपनी तरफ से T1 को बड़ा और T2 को छोटा लिख रहा हूं। आप चाहो तो T2 को बड़ा लिख लेना, वो आपकी मर्जी है। तो मैं क्या लिख रहा हूं कि T1 जो है वो T2 से बड़ा, T1 जो है वो T2 से बड़ा, और अगर मैं इन दोनों को मिलाता हूं, अगर मैं इन दोनों को मिलाता हूं तो मिलाने के बाद भी तो एक ताप, एक टेम्परेचर आएगा, और वो टेम्परेचर, वो ताप क्या T1 और T2 होंगे? अगर मैं दो चीजों को जिनके ताप अलग अलग हैं, जिनके टेम्परेचर डिफरेंट हैं, उनको मैं मिलाऊं, तो क्या उनका जो मिलाने के बाद मिक्सचर, मिश्रण बनेगा, उसका टेम्परेचर क्या T1 और T2 हो सकता है? क्या वो T1 और T2 हो सकता है बच्चा? जल्दी बताओ। लविश बिल्कुल सही लिख रहे हो, बोलो मेरे भाई, जल्दी बोलो बच्चा। नहीं हो सकता, बढ़िया, वो बराबर नहीं हो सकता, तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो क्या मैं उसको T लिख लूं? क्या मैं उसको T लिख लूं? अपने दिमाग में सोचते रहो कि सर्दी का मौसम है, नहाने जाना है आपको बाथरूम में, गुसलखाने में, तो आप गर्म पानी के अंदर ठंडा पानी मिलाते हो, तो गर्म पानी का टेम्परेचर गिरता है और ठंडे का बढ़ता है, तब जाके तो उस पानी से नहाते हैं। उनको मिलाया इसीलिए जाता है ताकि आपके पास ऐसा टेम्परेचर, ऐसा ताप आ जाए कि जो हमारा शरीर सहन कर सके, हमारी बॉडी जिसको सहन करे। इज इट क्लियर? तो ये जो T होगा वो T1 से तो छोटा होगा, पर वो T2 से बड़ा होगा। जो T होगा वो T1 से छोटा पर T2 से बड़ा होगा। और ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब कोई वस्तु जिसका ताप ज्यादा होता है उसको ऊष्मा की हानि होती है। इसके लिए ऊष्मा की क्या होगी? ऊष्मा की हानि, यानी कि इंग्लिश वाले बच्चों के लिए लिखूं तो इसके लिए हीट का लॉस होगा, तो हीट लॉस्ट। इज इट क्लियर? और यहां पर इसका टेम्परेचर, ताप बढ़ेगा तो इसके लिए ऊष्मा का क्या होगा बेटा? इसके लिए ऊष्मा का लाभ होगा, यानी कि हीट गेन्ड, यानी कि हीट गेन्ड। ऐसा ही तो कुछ पढ़ते हो। और ऊर्जा क्या होती है? एनर्जी क्या होती है? संरक्षित राशि, कंजर्व्ड होती है। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि हीट लॉस्ट यानी कि ऊष्मा की हानि बराबर में हीट गेन्ड यानी कि ऊष्मा का लाभ, यानी कि ऊर्जा की हानि बराबर में ऊर्जा का लाभ। और ऊर्जा, ऊष्मा का सूत्र क्या लिख के दिया मैंने आपको? मैंने लिख के दिया mc डेल्टा टी, मैंने लिख के दिया mc डेल्टा टी। तो यहां पर क्या आएगा? m1 c1 और इसका डेल्टा टी क्या आएगा? t1 माइनस टी, और इधर क्या आएगा? m2 c2 और ये क्या आएगा? t माइनस t2। हाँ या ना? ऐसा फॉर्मूला, ऐसा सूत्र बच्चों ने पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा हुआ है। मैं तो सिर्फ इसको रिवाइज कर रहा हूं ताकि रिवीजन हमारी हो जाए। मुझे पता है आप लोगों को यह आता है बेटा, और अगर आपको आता है तो इसके ऊपर एक छोटा सा प्रश्न करिए, एक छोटा सा प्रश्न करिए। प्रश्न क्या कह रहा है कि 100 ग्राम बर्फ, आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर, और आपने इसको 100 ग्राम जल,
100 ग्राम पानी में जिसका टेम्परेचर है 60 डिग्री सेल्सियस, जिसका टेम्परेचर ताप है 60 डिग्री सेल्सियस के साथ मिक्स करा, इसको मिला दिया। मुझे यह बताओ कि जो फाइनल टेम्परेचर होगा, अंतिम ताप जो होगा बेटा वो कितना होगा? अंतिम ताप फाइनल टेम्परेचर कितना होगा? फास्ट बोलिए, जल्दी बोलो बच्चा, अंतिम ताप फाइनल टेम्परेचर कितना होगा? जल्दी बोलो बच्चा, वेट कर रहा हूं मैं आपके आंसर का। जावन सिंह 60 + 20 नहीं मेरा बच्चा। संजू तोमर क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं मैं कि अगर मैं 100 ग्राम बर्फ जिसका ताप टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस है, उसको 100 ग्राम जल 100 ग्राम वाटर के अंदर मिलाता हूं जिसका टेम्परेचर ताप 60 डिग्री है, तो मिलाने के बाद जो मिश्रण बनेगा मिक्सचर, उसका अंतिम ताप फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? उसका अंतिम ताप फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? जल्दी बताइए। अभिनव का आंसर 80। अभिनव बढ़ तो सकता ही नहीं बेटे, बढ़ तो नहीं सकता। दीपक 30, विपिन का 55, विजय का 40। बढ़िया, पर मुझे लग रहा है राहुल का आंसर सही है। मुझे लग रहा है कि राहुल का आंसर सही है। राहुल आपने आंसर दिया है, इसके अंदर 0 डिग्री, मेरे हिसाब से आंसर वही होना चाहिए। सामने देखिए ध्यान से, कोशिश कर रहा हूं, प्लीज वॉच इट। मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास आइस है 100 ग्राम, कितना टेम्परेचर? 0 डिग्री। यहां पर मेरे पास जल है वाटर, फिर से 100 ग्राम, कितना टेम्परेचर? 60 डिग्री। कितना टेम्परेचर? 60 डिग्री। दोनों को मिला दिया, अंतिम टेम्परेचर, अंतिम ताप T, तो इसका ताप तो बढ़ेगा और इसका ताप घटेगा। इसका टेम्परेचर घटेगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं कि ये मेरे पास है 100 m की जगह, दोनों वाटर है, दोनों जल हैं, तो दोनों के लिए C बराबर है। यहां पर लिखूंगा तो T - 0 और इधर लिखूंगा बेटा तो क्या आएगा? 100 इनटू में आपके पास क्या है? C, और ये कितना होगा? 60 - T। क्या होगा? 60 - T। अगर ध्यान से देखो तो 100 और C कैंसल हो गए बेटा, 100 और C कैंसल हो गए आपके पास, हाँ या ना? बढ़िया है आपके पास। अगर ये कैंसल हो गए आपके पास, अच्छा एक चीज छूट गई मेरे बच्चे, जब हम बर्फ के साथ मिलाते हैं तो इस बर्फ को गलाना भी तो है, इस बर्फ को गलाना भी तो है। और जब गलाऊंगा तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? लेटेंट हीट की, गुप्त ऊष्मा की। लेटेंट हीट की, गुप्त ऊष्मा की भी तो जरूरत पड़ेगी। तो इसके साथ मैं यहां पर एक चीज और लिखूंगा, जिसको मैं लिखूंगा 100 इंटू में L की जगह 80, 100 इंटू में L की जगह 80, तब जाकर ही तो बर्फ गलेगी और तब जाके टेम्परेचर ताप बढ़ेगा। तो ये आपके पास आ गया 8000, ये आपके पास आ गया T, और ये आपके पास आ गया 60 - T। इसको उठा के इधर लाओ तो 2T, और ये आ जाएगा 60 - 8000, यानी कि T जो है वो 0 से कम आएगा। आपका आंसर जो है वो 0 से कम आएगा, जो संभव नहीं है, जो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आपका जो फाइनल टेम्परेचर होगा, जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो कितना होगा? 0 डिग्री। कितना होगा? 0 डिग्री। राहुल का आंसर सही है, राहुल आपका आंसर सही है बेटा, बिल्कुल सही है। लालू सिंह भदौरिया आपने सही बोला बच्चा। अगर ये क्लियर है प्लीज तो उतार सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन था कि पहले आइस को, बर्फ को गलाओ, फिर उसके ताप को बढ़ाओ, और वहां से सिर्फ आपने टेम्परेचर को घटाना था। दोनों को बराबर रखो, इक्वेट और सॉल्व कर दो, तो आंसर जो आ रहा है वो 0 से कम आ रहा है, जो पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। तो इसीलिए हमारा फाइनल टेम्परेचर, अंतिम ताप 0 डिग्री सेल्सियस, 0। और इस पूरे कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री।
अब लिख रहा हूं सर नाम जो आप लोग बोल रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, कैलोरीमिति का सिद्धांत। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, कैलोरीमिति का सिद्धांत। इतना जरूर याद रखिएगा। और साथ में एक चीज और याद रख लो भाई, एक चीज और याद रख लो कि इसके ऊपर क्वेश्चन आने का चांस ज्यादा है, तो ऐसे प्रश्न के ऊपर स्टार लगा लेना, एक आधा क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेना। इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लेना, एक आधा क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेना। इज इट क्लियर? अगर ये क्लियर है तो थोड़ा सा और आगे जा रहा हूं, थोड़ा सा और आगे जा रहा हूं। अगर मैं आगे की तरफ चलता हूं तो एक छोटा सा प्रश्न बच्चों से, एक छोटा सा प्रश्न बच्चों से कि मुझे यह बताओ कि अगर हम किसी पदार्थ के ताप को बढ़ाते हैं, सर पहला क्वेश्चन बोल रहा हूं, प्लीज नोट इट डाउन। अगर हम किसी पदार्थ को, किसी सब्सटेंस के टेम्परेचर को, ताप को बढ़ाते हैं, इफ वी ट्राई टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ गिवन बॉडी, तो मुझे यह बताइए कि उसके आयतन में क्या परिवर्तन होता है, उसके वॉल्यूम में क्या चेंज होता है। बताएं सर, कमेंट में आंसर देख रहा हूं, जल्दी बताओ सर। अर्पित 8000 इसलिए आया बच्चा कि जब हम बर्फ से पानी में गलाएंगे तो m इंटू एल भी लगाना पड़ेगा। m हमारे पास 100 दे रखा था और l हमको 80 पता है, तो 80 इंटू 100 8000 आएगा। चेक कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, प्लीज चेक करिएगा। अब मुझे यह बताइए कि अगर हम किसी चीज को गर्म करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो उसके आयतन में, उसके वॉल्यूम में क्या परिवर्तन आता है, क्या चेंज आता है? आ रहा है सर? पुष्पेंद्र बिना मॉक टेस्ट के नहीं जाऊंगा सर, जल्दी बोलो सर। चलिए, बहुत सारे बच्चों ने बोला है डिक्रीज, कुछ बच्चों ने कहा है इंक्रीज। तो ध्यान से सुनिएगा कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ताप को बढ़ाते हो, तो नियम यह कहता है कि आपके कणों की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, वो बढ़ती है। तो मैं लिख सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। इज इट क्लियर? और अगर ये गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो मेरा बच्चा इसका मतलब आपका जो वॉल्यूम है, जो आयतन है, वो अधिकतर समय, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो बढ़ेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स, अधिकतर समय वो बढ़ेगा। तो मतलब अगर मैं ये पूछूं कि आपके वस्तु के आयतन में क्या परिवर्तन होगा, तो आप कहेंगे अधिकतर समय वो बढ़ेगा। मैंने हमेशा नहीं बोला, अधिकतर, मैक्सिमम टाइम। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सेप्शन होता है, इसमें एक्सेप्शन होता है अपवाद। कौन सा होता है? वाटर का, जल का। क्या अपवाद होता है कि जब वाटर को, जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक आप इसके टेम्परेचर, ताप को बढ़ाते हो ना, तो तब इसका जो आयतन है, तब इसका जो आयतन है, वॉल्यूम जो है, वो मेरे बच्चे बढ़ता नहीं है, वो तब क्या हो जाता है? घटता है। ये इसका अपवाद है, एक्सेप्शन। तो नाम याद रखना, एग्जाम्पल, उदाहरण में पेपर में पूछ सकते हैं, क्योंकि सारे 25 क्वेश्चन पूरे सॉल्व वाले तो आएंगे नहीं। तो एक आधा प्रश्न ऐसा भी आ सकता है जो देखते ही निकल जाएगा। तो प्रश्न क्या पूछ रहा हूं मैं आपसे कि अगर हम जल को 0 से 4 डिग्री गर्म कर रहे हैं, इफ वी आर ट्राइंग टू हीट वाटर फ्रॉम 0 to 4, तो उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ने की जगह, आयतन बढ़ने की जगह क्या होगा बेटा? घट जाएगा। इट विल डिक्रीज, वो घट जाएगा। इतना याद रहेगा। और अगर याद रहेगा तो इसके साथ 2 उदाहरण, 2 एग्जाम्पल और बता रहा हूं अपवाद में, एक्सेप्शन में। पेपर टीचर का दिमाग अगर और ज्यादा आगे चलेगा तो वो इन एग्जाम्पल्स को, इन उदाहरणों को भी दे सकते हैं। एक आता है सिलिका, कॉपी में लिखो सर, अपवाद एक्सेप्शन में एक सिलिका। आप बोलोगे सिलिका क्या होता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2। इज इट क्लियर? और एक होता है सिल्वर आयोडाइड, एक होता है सिल्वर आयोडाइड। हम लोग इसको AgI बोलते हैं। AgI रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूला भी लिख रहा हूं सर, ताकि आपको ध्यान रहे, दोनों तरह से बता रहा हूं सर।
नाम भी बोल रहा हूं, फॉर्मूला भी लिख रहा हूं, आप बच्चों ने इसको ध्यान रखना है। तो अपवाद एक्सेप्शन कितने हो गए मेरे पास? एक वाटर जल हो गया, एक सिलिका सिलिकॉन डाइऑक्साइड, और तीसरा मेरे पास सिल्वर आयोडाइड AgI। तीसरा मेरे पास सिल्वर आयोडाइड AgI। इज इट क्लियर? और अगर ये क्लियर है तो एक क्वेश्चन मॉक टेस्ट स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन सुनिए मेरे पास ध्यान से, कि अगर मैं वाटर जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक हीट करता हूं, गर्म करता हूं। क्वेश्चन बढ़िया है सर, एनडीए में आ रखा है पुराना। अगर हम जल को, वाटर को 0 डिग्री से 10 डिग्री इंक्रीज करते हैं तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होता है, उसके वॉल्यूम में क्या चेंज होता है? फास्ट बताइए सर, ताकि मैं मॉक टेस्ट पे जाऊं। जल्दी बोलो बच्चा। अगर मैं 0 से 40, अगर मैं 0 से 100 जा रहा हूं, उसको हीट दे रहा हूं, तो उसके आयतन में, वॉल्यूम में क्या चेंज होगा, क्या परिवर्तन होगा? विपिन भाई कह रहे हैं कि कम होगा, नंद किशोर कह रहे हैं बढ़ेगा। सिद्धांत मिश्रा बताया था यार, ऑन एन एवरेज 5 से 6 आपके पास न्यूमेरिकल आते हैं। अर्पित का आंसर सही है मेरे बच्चे, अर्पित ने सही लिखा है, क्योंकि 0 से 10 को अगर हम करेंगे तो इसको इस तरीके से तोड़ूंगा ना, 0 से 4 और 4 से 10। 0 से 4 में गिरता है और उसके बाद बढ़ता है, 0 से 4 में गिरता है और 4 से 10 बढ़ता है। तो आंसर क्या होगा कि आयतन पहले गिरेगा और फिर बढ़ेगा। वॉल्यूम विल फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इट विल इंक्रीज, एंड देन इट विल इंक्रीज। इज इट क्लियर? अगर ये क्लियर है तो मैं आगे चलूं सर, तो मैं आगे की तरफ चलूं। इज इट क्लियर? एक बार बोलो बच्चा, ताकि मैं आगे चलूं। और अपनी कॉपी निकाल के रखो, 10 क्वेश्चन, 10-12 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी निपटाना है, फास्ट। शुभम पहले घटेगा बेटा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा पहले। जब 0 से 4 की तरफ जाओगे तो पहले वॉल्यूम डिक्रीज होगा, क्योंकि डेंसिटी बढ़ेगी। अभी डेंसिटी कंसेप्ट बाद में बताऊंगा, पर अभी याद रखिएगा पहले गिरेगा। क्लियर बच्चा जी? अगर क्लियर है तो इसको मैं हटा रहा हूं, इसको हटा रहा हूं, और अब आपके क्वेश्चंस के ऊपर जा रहा हूं। क्वेश्चनों की संख्या, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 हैं। उसके पहले 2 क्वेश्चन और, इनको भी अपने मॉक टेस्ट में इंक्लूड करना, क्योंकि वो हीट से कनेक्टेड नहीं है, ऊष्मा से संबंधित प्रश्न नहीं है, पर आपके एक्स ग्रुप में कभी ना कभी आ रखे हैं, आपके एक्स ग्रुप में कभी ना कभी आ रखे हैं। तो बच्चे आंसर निकालना, मैं यहां कमेंट में कोई आंसर नहीं देखूंगा, मैं आपके कमेंट में आंसर नहीं देखूंगा, क्वेश्चन लिखूंगा, वेट करूंगा 10 सेकेंड और आंसर बताऊंगा आपको। इज इट क्लियर? सिर्फ आपके और मेरे बीच में टेस्ट हो रहा है, कौन ज्यादा आंसर लाएगा ये लास्ट में मुझे बताना। पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। जो आपके स्टार्स होते हैं, तारे, जो स्टार्स होते हैं तारे, उनकी जो ऊर्जा है, उनकी जो एनर्जी है, वो कौन सी प्रक्रिया पर आधारित है? वो कौन सी प्रक्रिया पर आधारित है? पहला है फ्यूजन, संलयन, दूसरा फिशन, यानी कि आप इसको कहते हैं विखंडन, तीसरा थर्मल एनर्जी, मतलब कहीं से उसको ऊर्जा दे दो, और चौथा कोई नहीं, नन। आंसर मार्क कर लेना अपनी कॉपी में। पहला प्रश्न, सारे प्रश्न अगर किसी बच्चे ने पहले पेपर दे रखे हैं तो उसको समझ आएगा मैं क्या बोल रहा हूं सर। पेपर में क्वेश्चन आ रखा है एक्स ग्रुप के, तो इसको ध्यान रखिएगा। लिख लिया हो तो मैं दूसरा प्रश्न बोलूं सर, लिख लिया हो तो मैं दूसरा प्रश्न बोलूं बेटा। आंसर आपने मुझे नहीं बताने शिवम बेटा, आंसर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, मैं सिर्फ 10 सेकंड वेट करके आंसर बताऊंगा। जिन बच्चों की तैयारी अच्छी है उनसे रिक्वेस्ट है एक बार सामने आए और अपने क्वेश्चंस को यहां करके चेक करें कि तैयारी कितनी हो रखी है हमारी। इज इट क्लियर? तो पहले क्वेश्चन का आंसर है संलयन, क्योंकि तारों के अंदर आपके जो नाभिक होते हैं उनको जोड़ा जाता है। स्टार्स के अंदर न्यूक्लियस जुड़ते हैं तो उसे फ्यूजन बोलते हैं, तो संलयन। दूसरा प्रश्न, सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन उसमें नहीं लिखे हैं तो पहले इनको बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। दूसरा क्वेश्चन,
दूसरा क्वेश्चन मेरे पास ये है कि हाइड्रोजन बॉम्ब, हाइड्रोजन बम, इनमें से ऑप्शन फिर से यही है, सेम ऑप्शन है हमारे पास, इनमें से किसके ऊपर आधारित है? मेरा क्वेश्चन जो है आप चेक करवा लेना, एक्स ग्रुप में आ रखा है। हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल? हर्ष, क्वेश्चन जो मैं नहीं लिख रहा हूं सर वो इसलिए क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा, बाकी तो पीडीएफ में आपको, सॉरी यहां पे स्लाइड में दे रहा हूं, पर जो मैं लिख रहा हूं वो सिर्फ शॉर्ट में लिख रहा हूं, उसके लिए सॉरी बेटा। जल्दी बोलो बच्चा, हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो किस सिद्धांत पे आधारित है, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? उसका आंसर भी फ्यूजन संलयन, उसका भी आंसर फ्यूजन संलयन। ये तो दो क्वेश्चन हो गए, अपनी कॉपी में लिख लेना। एक और चीज होती है एटम बॉम्ब, एक और चीज होती है एटम बॉम्ब, परमाणु बम, हिरोशिमा नागासाकी। ये वाले जो बम होते हैं, ये वाले जो बॉम्ब होते हैं, ये फिशन पे आधारित हैं, ये विखंडन अभिक्रिया पर आधारित हैं, ये फिशन पर आधारित है, विखंडन अभिक्रिया पर आधारित हैं। इज इट क्लियर? अगर ये क्लियर है तो आगे के क्वेश्चन अब आपके सामने स्लाइड फॉर्म में आ रहे हैं सर, स्लाइड फॉर्म में आ रहे हैं। इंग्लिश वाले बच्चों जी आपके लिए थर्ड क्वेश्चन, क्योंकि दो मैं बोल चुका हूं, तीसरा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। एक वस्तु है जिसका भार 5 किलोग्राम है भूमध्य रेखा पर। हिंदी वाले बच्चों आपके लिए बोल रहा हूं, एक वस्तु है जिसका भार 5 किलोग्राम है भूमध्य रेखा पर, तो बताइए कि ध्रुवों पे उसका भार क्या होगा? ध्रुवों पे उसका भार क्या होगा? फास्ट, जल्दी बोलो बच्चा। अभी आपने 6 तारीख एनडीए का एग्जाम दिया है, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन करे, क्योंकि पुराने एनडीए में आ रखा है। जल्दी बोलो बच्चा, क्या आंसर इसका? जल्दी बोलो भाई, व्हाट विल बी द आंसर? चलिए, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, आपका कंसेप्ट मुझसे अच्छा है। हमको पता है कि जो पोल्स होते हैं, ध्रुव, पोल्स पर जी का मान ज्यादा होता है, ध्रुवों पर जी का मान ज्यादा होता है, इसीलिए ध्रुवों पे आपके जो वस्तु का भार है वो 5 किलोग्राम से ज्यादा हो जाएगा। तो क्या लिखूंगा सर? ऑप्शन नंबर डी। जिन बच्चों का डी है वो बिल्कुल सही। बेटा इस बात के लिए माफी, सॉरी, मैं आपके कमेंट में आंसर नहीं देखूंगा, मैं कमेंट में आंसर नहीं देखूंगा, उससे बच्चे डीमोरलाइज होंगे, मैं किसी को गलत बोलूंगा। आप अपने आप स्वयं से करो और उसमें चेक करो कि हम कहां पे स्टैंड करते हैं, हम कहां पे स्टैंड करते हैं। प्लीज सर, अगला क्वेश्चन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सामने देखिए, सामने देखो बेटा। अगर किसी बच्चे ने पढ़ रखा है एक्स ग्रुप के लिए, तो इफ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, अगर किसी सरल लोलक की लंबाई को हम 4 गुना, ये फोल्ड है FOLD, अगर किसी सरल लोलक की लंबाई को हम 4 गुना बढ़ा देते हैं तो उसके आवर्त काल में क्या परिवर्तन होगा, उसके टाइम पीरियड में क्या चेंज होगा? फास्ट बोलो बेटा। अगर हम उसके लंबाई को 4 गुना कर देते हैं तो आवर्त काल में क्या परिवर्तन होगा? जितनी बार बोल रहा हूं सेकंड भी गिन रहा हूं, 30 सेकंड से ऊपर दूंगा ही नहीं मैं आपको। आप चाहे अच्छा माने चाहे बुरा, 30 सेकंड्स विल बी द लिमिट। जल्दी बोलो बच्चा। ऑप्शन में लिखा हुआ है कि 4 गुना कम हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, आधा हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। 4 गुना बढ़ेगा, 4 गुना घटेगा, आधा हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। बच्चों ने कर लिया होगा, मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं। आवर्त काल का सूत्र हमको सिखाया जाता है T बराबर में 2 पाई रूट में L/G, और यहां पर लंबाई और इसके बीच में संबंध है, रिलेशन, तो मैं इसको ऐसे ही तो लिखूंगा, यानी कि T1/T2 बराबर में रूट में L1/L2। हाँ या ना? और ये T1 अगर T है और T2 को मैंने क्या करना है, वो निकालना है मुझको। लंबाई पहले L है और ये 4 गुना है, L से L काट दिया तो नया आवर्तकाल आपके पास दुगना आ गया, नया आवर्तकाल, नया टाइम पीरियड डबल हो गया, दुगना हो गया। ऑप्शन आपको पता है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन आपको पता है, ऑप्शन नंबर डी। अगर बच्चों ये लिख लिया है, कर लिया है, मैं चेक नहीं करूंगा अभी, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं खुद से दूंगा टेस्ट के अलावा वो जरूर पूछूंगा आपसे, पर इसको नहीं पूछूंगा मैं। ये बच्चों ने तैयारी करी हुई है,
आपका टेस्ट मान के चलिए इसको कि हम एक्स ग्रुप में जाएंगे तो हम ऐसे क्वेश्चन वहां पे पा सकते हैं। डेफिनेटली एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं सर। आगे जा रहा हूं बेटा, आगे जा रहा हूं। अगला क्वेश्चन है द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मे बी असाइंड बाय। जिन बच्चों की अच्छी तैयारी है उनके लिए ये ओपन चैलेंज क्वेश्चन है सर। जिन बच्चों की अच्छी तैयारी है ओपन चैलेंज क्वेश्चन समझ के करिए, क्योंकि हो सकता है ऐसा क्वेश्चन पहले कम पड़ा हो। अगर किसी वस्तु के भार को हम न्यूटन के संबंधों से, न्यूटन के नियमों से दर्शाएं तो न्यूटन का कौन सा नियम किसी वस्तु के भार को बताता है? अगर मुझे किसी वस्तु के भार को निकालना है या उसका प्राप्त करना है तो न्यूटन के कौन से नियम का उपयोग किया जाएगा? न्यूटन के कौन से नियम का उपयोग किया जाएगा? बताओ सर, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बच्चा। अगर किसी ऑब्जेक्ट के वेट को मुझे असाइन करना है, मुझे फाइंड करना है, तो मैं न्यूटन के कौन से लॉ को इस्तेमाल करूंगा? क्वेश्चन डेफिनेटली अच्छा है, आप लोगों का कंसेप्ट अच्छा है। प्लीज लगाइए अपना दिमाग को और आंसर करिए सर, प्लीज लगाइए आंसर। मैं ऑप्शन देखकर भी आपके अभी कमेंट नहीं करूंगा बेटा। आंसर जो होगा सर पहले बता रहा हूं, आंसर है बी, आंसर है बी। और आप पूछेंगे बी क्यों? तो सर जो वेट होता है ना, भार, जो वेट होता है भार, वो क्या होता है? वो बल होता है, वो बल होता है, फोर्स। और न्यूटन का सिर्फ एक नियम ऐसा है जो बल के लिए काम करता है, और वो कैसा था? F इक्वल्स टू, जिससे हम ma निकालते हैं, जिससे हम m इंटू ए निकालते हैं, और भार निकालने के लिए a की जगह g लिख देते हैं। भार निकालने के लिए, वेट निकालने के लिए a की जगह g, तो F बराबर में mg जो है वो मेरा भार होगा, यानी कि न्यूटन का दूसरा नियम, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। एग्जाम तक याद रखना। मुझे पता है कुछ बच्चों ने ये लिखा होगा, कुछ बच्चों ने ये लिखा होगा, मेरे बच्चे ये गुरुत्वाकर्षण बल है, ये वस्तु के भार से संबंध नहीं रखता। इतना ध्यान रखोगे ना तो एग्जाम में हमें अच्छा मिलेगा रिजल्ट। यू हैव टू रिमेंबर दिस। आगे चल रहा हूं सर, आगे चल रहा हूं। अगला क्वेश्चन, जिन बच्चों का कंसेप्ट क्लियर है उनके लिए फिर एक चैलेंज क्वेश्चन है कि अगर किसी वस्तु को, अगर कोई वस्तु जो है वो नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन एक्सेलरेटेड का मतलब है कि त्वरण नहीं है उसके पास, त्वरण नहीं है, सॉरी उल्टा लिख दिया, ये त्वरण नहीं है, a बराबर में 0 है, त्वरण नहीं है, तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, संवेग परिवर्तन की जो दर है वो क्या होगी? पहला ऑप्शन है अशून्य संख्या होगी और नियत होगी कांस्टेंट, दूसरा है शून्य होगी, तीसरा है नियत नहीं होगा, और चौथा कोई भी नहीं, और चौथा कोई भी नहीं। यानी कि अगर मैं इसको चिन्ह के रूप में लिखूं तो पहले वाले को लिखूंगा dp बाय dt, dp बाय dt जो है वो k के बराबर। अगले वाले का आंसर जो लिखेंगे वो है dp बाय dt बराबर में 0। तीसरे में लिखा है कि dp बाय dt जो है वो कांस्टेंट, नियत राशि नहीं है, और चौथा तो कोई भी नहीं। तो बताइए सर क्या आंसर होगा? बताइए सर, कंसेप्ट आपके क्लियर है? आप ही बच्चों ने तैयारी कर रखी है, 1 महीने बाद एग्जाम है हमारा। 1 महीने में अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपको यहां पे थियोरेटिकली इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा कि भाई आपका पेपर निकल जाएगा, तो सर वो मेरी बेवकूफी। मैं आपके साथ रिवाइज कर सकता हूं, आपकी मेहनत बढ़ा सकता हूं, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज करके प्रैक्टिस करवा सकता हूं, पर थ्योरी तो अब वही रहेगी बेटा जो हमने पढ़ी। हाँ, हम उसको धीरे धीरे इंप्रूव कर सकते हैं। इज इट क्लियर? और जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, जितने क्वेश्चन लगाकर जाओगे पेपर में, उतना फायदा। आंसर लिख लिया हो तो बता दीजिए। हमसे कह रहे हैं कि एक वस्तु है जिसके पास नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है, जिसका त्वरण शून्य है। अगर त्वरण शून्य है तो m इंटू ए भी तो 0 हो गया। अगर a 0 है तो m इंटू ए भी 0 हो गया, और m इंटू ए 0 होने का मतलब है f मेरा 0 हो गया, f मेरा 0 हो गया। और f क्या होता है जी? f होता है dp बाई dt, f होता है dp बाई dt। तो dp बाई dt क्या हो गया? dp बाई dt क्या हो गया सर? 0 हो गया। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है।
आप बच्चों ने करा है, बढ़िया है, कंसेप्ट को दिमाग में रखना, कुछ नहीं करा मैंने, उसी में जोड़ता गया जो चीजें लिखने वाली थी। अगला क्वेश्चन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चे, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर कोई वस्तु एक समान वेग से गति करती है, गति बोला है, चाल नहीं बोला, एक समान वेग से गति करती है, तो देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, इज नॉट करेक्ट, सत्य नहीं है। पहला बोल रहे हैं कि इट्स मोशन, उसकी गति सीधी रेखा में होगी। दूसरा लिखा है इट्स स्पीड चेंजेस विद टाइम, उसकी चाल समय के साथ परिवर्तित हो सकती है। इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो, उसका त्वरण शून्य हो सकता है। और आगे लिखा हुआ है इट्स डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस लीनियरली विद टाइम, उसका विस्थापन समय के सापेक्ष सीधी रेखा में होगा, उसका विस्थापन समय के सापेक्ष सीधी रेखा में होगा। आइए बेटा आंसर बताएं, जल्दी बोलो बच्चा, क्वेश्चंस की सेल होती है ना सर, वैसे कुछ क्वेश्चंस हैं, आप बच्चों ने बताना है इसको। बताओ बेटा जल्दी बताओ, क्वेश्चन के ऊपर ध्यान रखना, ऑप्शन अपने आप आंसर समझ आ जाएगा। वो पूछ रहे हैं कौन सा सत्य नहीं है, कौन सा सत्य नहीं है। उन्होंने बोला है कि एक समान आपके पास वेग है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, यानी कि v मेरे पास कांस्टेंट है। अगर वेग मेरा नियत होता है तो त्वरण शून्य होता है, यह सत्य है। वेग नियत है तो त्वरण शून्य है, सत्य है। वो बोल रहे हैं उसका जो चाल है वो समय के साथ परिवर्तित होती है, जो चाल है वो समय के साथ परिवर्तित होती है। सर ये हो सकता है कि सही है, चाल जो है वो समय के साथ परिवर्तित हो सकती है, हां या ना, जल्दी बोलो बच्चा, ये सही हो सकता है, हां या ना। अगर वेग नियत है तो क्या चाल परिवर्तित होगा, इसका आंसर दीजिए, कमेंट में पूछ रहा हूं। वेग अगर नियत है तो क्या चाल आपके पास परिवर्तित होगी, जल्दी बोलो बच्चा, आंसर आपके लिए टाइम, जल्दी बोलो। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या स्पीड चेंज होगी, नहीं होगी बेटा, नहीं होगी। आंसर यही है, आंसर यही है, यही ऑप्शन है आपके पास। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो आपकी स्पीड कांस्टेंट होती है, जब वेग नियत तो चाल नियत होगी। इज इट क्लियर बच्चा? तो ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूं, अगला क्वेश्चन आपके लिए, ओम का नियम, ओम्स लॉ किसको परिभाषित करता है, किसको परिभाषित करता है? आंसर मार्क कर लो, मैं यहां पे कर रहा हूं। ओम का नियम क्या बोलता है जी? वो बोलता है V अपॉन में I बराबर में एक नियत राशि होती है। ओम का नियम बोलता है कि V अपॉन I एक नियत राशि होती है और उस नियत कांस्टेंट चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? R। उस कांस्टेंट को हम R बोलते हैं। तो ये परिभाषित करता है रेजिस्टेंस को, ये परिभाषित करता है रेजिस्टेंस को, क्योंकि वोल्टेज और करंट तो चेंज होता है, वोल्टेज और करंट, विभव और धारा तो अपने आप परिवर्तित होता है, वो ओम ने नहीं करा परिवर्तित। ओम ने क्या निकाला? ओम ने बोला कि इन दोनों का जो अनुपात है, रेशो, वो एक नियत राशि होती है, वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है जिसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। तो ओम के नियम ने किसको परिभाषित किया, किसको डिफाइन? रेजिस्टेंस को, प्रतिरोध। अच्छा क्वेश्चन है, कॉपी में नोट करना। अगला क्वेश्चन जा रहा हूं बेटा, अगला क्वेश्चन जा रहा हूं सर। द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणन, प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणन, कंडक्टिविटी चालकता और रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता। एक चालकता है, एक प्रतिरोधकता है, इन दोनों का अगर गुणन निकाला जाए किसी चालक के लिए, कंडक्टर के लिए, तो इनमें से क्या होगा? पहला ऑप्शन बोल रहा है कि जो ये गुणन है वो निर्भर करेगा दाब के ऊपर, जो गुणन है, जो प्रोडक्ट है वो प्रेशर पे डिपेंड करेगा। दूसरा है वो निर्भर करेगा, डिपेंड करेगा किस पे? धारा पे, करंट पे, जो उस चालक में प्रवाहित है, जो करंट उस कंडक्टर में फ्लो कर रहा है उस पे डिपेंड करेगा। तीसरा लिखा है सेम फॉर ऑल कंडक्टर्स, चालक कोई भी हो, अच्छा हो, थोड़ा कम हो, थोड़ा और कम हो, कैसा भी चालक हो, इनका गुणन जो है वो सेम रहेगा।
इनका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा सेम रहेगा। ये तीसरा ऑप्शन है। और चौथा कह रहे हैं कि कंडक्टर यानी कि चालक में परिवर्तन कर दो तो इसमें परिवर्तन आएगा, गुणन में परिवर्तन आएगा। सब बच्चों को कंसेप्ट पता है कि अगर मैं चालकता लिखता हूं तो ये चालकता जो होती है आपके पास वो 1 में प्रतिरोधकता होती है। अगर पता है तो बढ़िया, नहीं पता है तो आपसे रिक्वेस्ट लिख लेना। इंग्लिश में कहते हैं कंडक्टिविटी इक्वल्स टू 1 में रेजिस्टिविटी। 1 में रेजिस्टिविटी। इस बच्चे इसको उठा के ऊपर लेकर आओ तो कंडक्टिविटी को अगर मैं रेजिस्टिविटी से मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा आंसर क्या आ रहा है? आंसर क्या आ रहा है? 1। और एक कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब नियत राशि, तो हमेशा सबके लिए वो क्या होगा? सेम होगा। तो आंसर इज सी। आंसर इज सी। चालक कोई भी ले लो, अगर आप चालकता और प्रतिरोधकता का गुणन करेंगे, इफ यू आर मल्टीप्लाइंग कंडक्टिविटी विद रेजिस्टिविटी, यू विल ऑलवेज गेट द सेम रिजल्ट। यू विल गेट द रिजल्ट सेम। और आंसर क्या होगा? 1। हो सकता है पेपर में रिजल्ट पूछ ले बेटा, तो रिजल्ट क्या होगा? 1। यू हैव टू रिमेंबर दिस। यू हैव टू रिमेंबर दिस। अगला क्वेश्चन सर, विच वन एमंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ अ प्रोटॉन may change while it moves freely in a magnetic field। लो बच्चा जी, 12वीं क्लास बहुत बच्चों ने मुझसे कहा था कि 12वीं से स्टार्ट करो, तो उन भाइयों के लिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से इनमें से कौन से गुण में परिवर्तन होगा अगर हम एक प्रोटॉन को किसके अंदर रखें? एक चुंबकीय क्षेत्र के अंदर उसको गति करने के लिए छोड़ दें। चुंबकीय क्षेत्र में गति करने के लिए छोड़ दें, तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा गुण चेंज होगा? कौन से प्रॉपर्टी चेंज होगी? जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो। अगर आप ध्यान से सोचें तो हमें पता है कि अगर हम किसी आवेशित कण को, किसी चार्ज्ड पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो उस पे क्या लगता है? एक बल लगता है, फोर्स। और इस फोर्स की वजह से उसके पाथ में चेंज आता है, परिवर्तन आता है। इसीलिए उसकी कौन सी चीज चेंज हो सकती है सर? उसकी कौन सी चीज चेंज हो सकती है? स्पीड चाल होगी, चार्ज होगा, मास होगा, या वेलोसिटी वेग होगा? जल्दी बोलो बच्चा, जल्दी बोलिए सर, किस चीज में परिवर्तन आएगा? सर इन दोनों में तो नहीं आएगा। एक रह गया स्पीड, एक रह गई वेलोसिटी। चेंज किसमें? चेंज परिवर्तन किसमें? अगर सूत्र आपको याद हो तो F बराबर में BQB sin थीटा आपने पढ़ा हुआ है। F बराबर में BQB sin थीटा पढ़ा हुआ है। वेग में परिवर्तन नहीं होता, उसकी चाल में परिवर्तन हो सकता है क्या? उसकी चाल में परिवर्तन हो सकता है। आंसर बोलिए सर। बढ़िया मेरे बच्चे, क्योंकि दिशा में परिवर्तन होता है। बढ़िया सर, बढ़िया सर। आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी, वेलोसिटी। बढ़िया बच्चा, वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जा रहा हूं बच्चा, अगले क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट पैरामीटर्स फॉर द कॉमन डोमेस्टिक सप्लाई इन इंडिया? भारत में जो घर में बिजली आती है, उनमें जो बिजली घर में आती है, इनमें से कौन कौन से पैरामीटर उसमें लागू होते हैं? हमारे घरों में जो बिजली आती है उनकी वोल्टता और उनकी आवृत्ति, उनकी वोल्टेज और उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? उनकी वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? हमें पता है कि इंडिया, भारत जैसे देशों में 220 वोल्ट पे आती है और 50 हर्ट्ज आवृत्ति होती है। 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। और विकसित देशों में, डेवलप्ड कंट्रीज में कितना होता है? विकसित देशों में 110 वोल्ट और साथ में कितना होता है? ये 60 हर्ट्ज। 60 हर्ट्ज। तो आंसर क्या होगा? 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। एक भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं दिया आज मैंने, एक भी न्यूमेरिकल नहीं दिया। सारे सिंपल थियोरेटिकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन डाले थे, बच्चों ने करे होंगे। मोस्ट ऑफ यू आर गेटिंग द करेक्ट आंसर्स। लास्ट क्वेश्चन के बाद अपना आंसर रिजल्ट मुझे बताएंगे। लास्ट के बाद अपना आंसर बताएंगे। मुझे यह बताओ कि घरों में जो फ्यूज की तार होती है, द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा की कौन सा गुण
हम इस्तेमाल करते हैं फ्यूज की तार में। जो फ्यूज की तार होती है उसमें हम कौन सी प्रॉपर्टी, कौन से गुण का इस्तेमाल करते हैं? रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव या प्रकाशीय प्रभाव? सबको पता है कौन सा इस्तेमाल करते हैं। जब धारा है, फ्यूज का काम होता है अधिक धारा को रोकना, तो वो काम करता है हीटिंग इफेक्ट पे, वो काम करता है हीटिंग इफेक्ट पे। इज इट क्लियर? तो ये हो गए बच्चा जी आपके पास क्वेश्चंस। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे आपके पास 12, टोटल क्वेश्चंस थे 12। फास्ट मुझे बताइए कितने आंसर आपके ठीक, फास्ट मुझे बताइए कितने आंसर ठीक, जल्दी बोलो बच्चा, कितने ठीक हो गए आपके? बच्चा ऑप्शन नहीं पूछ रहा, कितने आंसर ठीक हो गए 12 में से? जिस भाई के 7 या 7 से ऊपर है वो बढ़िया तैयारी कर रहे हैं सर। जिन बच्चों के 7 या 7 से बढ़िया ऊपर है तो वो अच्छी तैयारी कर रहे हैं। फास्ट बोलो मेरा बच्चा। 9, 10, बहुत बढ़िया सर। ईमानदारी से अगर आप 8 भी लेकर आ रहे हो तो आप अच्छी तैयारी कर रहे हो। कल जो मैं आपसे मॉक टेस्ट में पूछूंगा वो न्यूमेरिकल डालूंगा, उसमें न्यूमेरिकल डालूंगा, तो थोड़ा सा न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूले भी पढ़ना, थोड़ा सा न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूले भी पढ़ना। क्लियर है बच्चा? चलिए मेरा भाई, जय हिंद, थैंक यू मेरा भाई।